Assalamualaikum students, welcome back to my channel Jen's Study Routine. We are discussing our chapter number 2 of chemistry, class 9th. Today our topic is atomic number and mass number and isotopes and their masses and its atomic and its subtopics. Right? Let's start our lecture without wasting our time because our time is very precious. So, atomic number and mass number. Electrons, protons, and neutrons are the fundamental particles of all types of the matter. An atom of one element differs from an atom of the other element because it contains different number of the fundamental particles. In our first lecture of chapter 2, we discussed it in detail. Okay, if you want to understand it, so first listen that lecture and then move forward. अच्छा, वो इससे कहते हैं कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स है वो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं. हमारे पास हर और टाइप ऑफ मैटर, हर मैटर की टाइप में हमारे पास फंडामेंटल जो पार्टिकल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के एक MCQ भी आ सकता है. उसके बाद वो कहता है कि जो हमारे पास एलिमेंट है उसका एटम, हर एलिमेंट का एटम दूसरे एलिमेंट के एटम से डिफरेंट है. क्यों? क्योंकि हर एलिमेंट के एटम के पास डिफरेंट फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं. फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स. ये अभी आपको आगे इस वाले पॉइंट पे पता लग जाएगा. द नंबर ऑफ द प्रोटॉन प्रेजेंट इन द एटम ऑफ एन एलिमेंट इज ऑलवेज फिक्स्ड एंड इट इज़ कॉल्ड अटोमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट. कहते हैं कि जो हमारे पास एक एलिमेंट है उसके एटम में जो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो हमेशा इक्वल्स होंगे, वो हमेशा फिक्स्ड होंगे और इनको हम कहते हैं अटोमिक नंबर. नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम कहते हैं अटोमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट. एन एटम एज द होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. ये बात हमने उस लेक्चर में पढ़ी थी जब हमने डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स पढ़ा था, या आई गेस डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन. ओके, हमारे पास जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है. ओके, अगर आपको ये बात समझनी है तो आप वो लेक्चर सुन ले, उसमें वो ये मैंने बताया हुआ है. The number of the electrons present in an atom will the same as the number of the proton. जितने हमारे पास एक एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उसी तरह हमारे पास उस एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे. यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द प्रोटॉन ऑफ एवरी एलिमेंट. राइट? अटोमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द Z. अटोमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बात याद रखनी है. इन अ पीरियोडिक टेबल ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर अटोमिक मैसेज. ये जो एलिमेंट हमारे पीरियोडिक टेबल में अरेंज हुए हैं वो अपने अटोमिक नंबर्स के बेस पे अरेंज हुए हैं. जैसे अगर हम देखें तो हाइड्रोजन के हमारे पास एक प्रोटॉन होता है. अटोमिक नंबर क्या होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन. तो हाइड्रोजन के पास हमारे एक प्रोटॉन होता है, हीलियम के पास 2 होते हैं, लिथियम के पास 3, फिर लिथियम, ब्रीलियम, बोरोन, कार्बन, इस तरह ये अपने एटॉमिक नंबर्स के अकॉर्डिंग अरेंज किए गए हैं. असेंडिंग यानी 1 से स्टार्ट किए हैं और फिर आगे बढ़ते जा रहे हैं वो. ओके, द टोटल नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम ऑलमोस्ट अकाउंट फॉर द टोटल मास ऑफ दैट एटम. Hence, it is called न्यूलॉन नंबर्स. एक एलिमेंट के एटम में हमारे पास जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं उन सबको जो टोटल मास होता है उन सबको मिला के हम उसके टोटल मास को कहते हैं, जिसको हम न्यूलॉन नंबर या फिर मास नंबर भी कहते हैं. उन सबको मिला के हमारे पास एक मास बनता है जिसको हम मास नंबर या फिर न्यूलॉन नंबर भी कहते हैं. इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय A. Atomic number of the element is represented by Z and mass number of an element is represented by A. अब देखें ये मास होता है M से, तो ये A से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और अटोमिक नंबर होता है A से, तो ये Z से रिप्रेजेंट किया हुआ है. इसके अगर आप इस तरह थोड़ा डिफरेंस कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपको याद रह जाएगा. नेक्स्ट मूव करते हैं तो आता है हमारे पास द नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन N प्रेजेंट इन द एन एटम can be calculated if the atomic number Z and the mass number A are known. अब आप कहेंगे कि यहाँ पे इन्होंने mass number को A से क्यों रिप्रेजेंट कर दिया? ओह सॉरी, वो वही है, सॉरी.
अच्छा, वो कहते हैं कि हम नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन को कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमारे पास एटॉमिक नंबर हो और मास नंबर हो, मतलब z और a की वैल्यूज़ हो तो हम n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और इसका फॉर्मूला है n इज़ इक्वल टू a माइनस z। इसको z माइनस a ना कर देना या फिर इक्वल के दूसरी साइड पे a या z में से कुछ नहीं लिखना, बल्कि लिखना है n इज़ इक्वल टू a माइनस z, यानी नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स इज़ इक्वल टू एटॉमिक नंबर माइनस मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा टॉपिक एटॉमिक नंबर और मास नंबर का। आगे हम बढ़ते हैं आइसोटॉप्स ऑफ देयर एंड देयर masses। Atoms of the same element having different number of neutrons and in the nuclei are called isotopes। यहाँ पे क्योंकि बुक चेंज हुई, आप लोगों का सिलेबस चेंज हुआ, जो हमने डेफिनेशन याद की थी वो थी एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। बात वही है, बस वर्डिंग चेंज है, ठीक है। इसमें वो कहते हैं कि हमारे पास जो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स होंगे ना न्यूक्लियाई के, वो डिफरेंट होंगे, आर कॉल्ड आइसोटॉप्स। डेफिनेशन याद रखनी है, आप वो वाली भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, जो मर्जी लिख लें, इस दोनों से ही सही हैं। एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, एक एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लिया, उसी न्यूक्लिया के अंदर उनके डिफरेंट न्यूट्रॉन्स होते हैं, आर कॉल्ड आइसोटॉप्स। अब आइसोटॉप्स मैं आपको एक बार इस तरह समझा देती हूँ, जैसे आइसोटॉप्स मतलब किसी भी चीज़ के आगे डिवीजन्स होती हैं, मतलब जैसे आपके पहले दादा हैं, फिर आपके बाबा आते हैं और चाचू वगैरह आते हैं, वो यानी आइसोटॉप्स हो गए। वो आपके दादा वो एक एलिमेंट है, आगे जो आइसोटॉप्स हैं वो आपके बाबा या फिर चाचू वगैरह ये हैं। एग्जांपल्स में आते हैं एलिमेंट कार्बन। यहाँ पे कार्बन की बात की हैज़ 3 आइसोटॉप्स एज इट्स एटम हैज़ 6, 7 and 8 न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियाई। These isotopes are represented as, ये देखें, अब ये कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, ठीक है। और अब ये जो ऊपर 12, 13 और 14 लिखे हुए ये हमारे पास नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन है। अब उसने कहा है कि इसमें जो होते हैं इस एलिमेंट के एटम में हमारे पास 6, 7 और 8 न्यूट्रॉन्स होंगे इसके न्यूक्लियाई में। ये आगे रिप्रेजेंटेशन में आपको शो करवा देती हूँ। हाइड्रोजन हैज़ 3 आइसोटॉप्स। हाइड्रोजन के भी 3 हैं, हर एक के 3 नहीं होते, हर एक के डिफरेंट होते हैं, तो हर एलिमेंट का आइसोटॉप डिफरेंट है। यहाँ पे हाइड्रोजन के भी 3 हैं और कार्बन के भी 3 हैं। फर्दर मूव करते हैं। अच्छा, हाइड्रोजन हैज़ 3 आइसोटॉप्स, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। हाइड्रोजन को हम प्रोटियम भी कहते हैं। हमने ये पढ़ा था डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में कि उसके पास, हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन नहीं होता। हाइड्रोजन के एक आइसोटॉप है प्रोटियम, यानी उसका नाम भी हाइड्रोजन ही है। उसके पास न्यूट्रॉन नहीं होता, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम के पास होता है। हाइड्रोजन का नाम एक हाइड्रोजन भी है, इसको प्रोटियम भी कह देते हैं और प्रोटॉन भी कह देते हैं, ठीक है। ये इसके नाम याद रखने हैं। अच्छा, ये होता है हाइड्रोजन या फिर प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, रिप्रेजेंटेड एज। अब देखें, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, ये नीचे 1 1 1 लिखते हैं। अब प्रोटियम में 1, ड्यूटेरियम यानी 2 और ट्रिटियम यानी 3, ये आ गया। हाइड्रोजन H1 यानी प्रोटियम इज़ द ओनली एटम विच डज नॉट हैव अ न्यूट्रॉन। ओके, ये बात भी बहुत अहम है, ये आपने याद रखनी है। अच्छा, अब देखें हमारे पास जो आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम है, देखें ये हमारे पास आ गया नंबर ऑफ़ प्रोटॉन। अब इसमें सिर्फ 1 है, यानी एक ही है हमारे पास, ये सिर्फ प्रोटॉन है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं है। और ये हमारे पास आ गया इसका एक इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे आ गया ड्यूटेरियम, ये देख 2 लिखा हुआ है इसके ऊपर, ये आ गया ड्यूटेरियम। एक न्यूट्रॉन है और एक प्रोटॉन है और ये इसका एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन, लेकिन उसके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट होंगे। इक्वल हैं, ओह सॉरी, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, न्यूट्रॉन डिफरेंट होगा। अब इसमें ट्रिटियम में आ जाता है, ये न्यूट्रॉन हमारे पास 2 है और प्रोटॉन 1 है। अब 2 और 1 को प्लस कर देते हैं, ये आ गया 3, ठीक है। इसी तरह हमारे पास, अब देखिए जो हमारे पास कार्बन के आइसोटॉप्स हैं उसमें हमारे पास है प्रोटॉन नंबर 6 आ गया और न्यूट्रॉन नंबर भी 6 आ गया। न्यूट्रॉन नंबर 6 आया है, देखें 2 इलेक्ट्रॉन, ये एक ये वाला इलेक्ट्रॉन, एक ये वाला इलेक्ट्रॉन, फिर 4 ये वाले। क्योंकि हमारे पास एस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हमने पढ़ा था 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसके बाद पी सब शेल जो होता है उसमें होते हैं 6, लेकिन हमारे पास
पीछे 4 बजे थे, इसलिए हमने उतने ही उसमें लिख दिए, सब में इतने, क्योंकि कार्बन एटम है वो सेम होते हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास आ गए 6 न्यूट्रॉन, इस वाले में आ गए 7, और अगले में हमारे पास, इसमें आ गए हमारे पास 8 न्यूट्रॉन। वो हमने अभी पहले पढ़ा था कि हमारे पास होते हैं 6, 7 और 8 न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियर कार्बन एटम में। तो ये पता लगे, ये हो गए 6 न्यूट्रॉन, ये फिर हो गए 7 और इसमें आ गए 8। अब 6 जमा 6 12 होते हैं, ये आ गया 12। 6 जमा 7 13 होते हैं, ये आ गया 13, और 8 जमा 6 14 होते हैं, ये आ गया 14। नेक्स्ट मूव करते हैं, तो आ जाए हमारे पास रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स। सेवरल आइसोटॉप्स ऑफ द सेम एलिमेंट एग्जिस्ट हुज न्यूक्लियर आर स्टेबल। कुछ हमारे पास जो आइसोटॉप्स हैं उन आर अनस्टेबल। अच्छा, कुछ हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं उनके आइसोटॉप्स अनस्टेबल हैं। जब वो अनस्टेबल होते हैं तो उनमें से एनर्जी के फॉर्म में रेडिएशंस इमिट होते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को जब हमारे पास रेडिएशंस निकल रही होती हैं किसी आइसोटॉप्स में से, तो उसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। और जो इस आइसोटॉप्स में से निकल रही होती हैं, जो एनर्जी को रिलीज़ कर रहा होता है, उसको कहते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स। डेफिनेशन समझ आई? सेवरल आइसोटॉप्स ऑफ द सेम एलिमेंट हुज न्यूक्लियर आर अनस्टेबल। जो स्टेबल होंगे वो एनर्जी नहीं रिलीज़ करेंगे। जैसे हमारे पास अब ये तो आइसोटॉप्स की बात हो रही है, लेकिन अगर मैं आपको वैसे बताऊं तो हमारे पास जो नोबल गैसेस होते हैं, हमारे पीरियोडिक टेबल की राइट साइड पे सबसे लास्ट लाइन हमारे पास नोबल गैसेस है, क्योंकि उनका जो आउटर मोस्ट शेल होता है वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसको मज़ीद इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत नहीं होती, वो शेयर नहीं करता, तो वो हमारे पास स्टेबल होता है। लेकिन बाकी एलिमेंट्स है वो अनस्टेबल होते हैं। अच्छा, ये वही बात कहता है कि हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं उनके आइसोटॉप्स जिनके न्यूक्लियर अनस्टेबल हैं, वो एनर्जी रिलीज़ करते हैं रेडिएशन की फॉर्म में। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। और जो आइसोटॉप्स एनर्जी रिलीज़ कर रहा होता है, जिससे एनर्जी निकल रही होती है, उसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स। अच्छा, अब हमारे पास ये ट्रीटियम है जो हाइड्रोजन का आइसोटॉप्स है, इज अ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप, एंड अदर 2 आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन आर स्टेबल एंड डू नॉट इमिट एनी एनर्जी। ये जो हमारे पास थर्ड वन आइसोटॉप है हाइड्रोजन का, ये हमारे पास रेडियो एक्टिव है क्योंकि ये अनस्टेबल है और इसमें से रेडिएशन रिलीज होती हैं। लेकिन जो बाकी दो हमारे पास इसके आइसोटॉप्स हैं, यानी हाइड्रोजन या फिर प्रोटियम और ड्यूट्रियम, ये एनर्जी रिलीज नहीं करते क्योंकि ये स्टेबल नहीं है। सॉरी क्योंकि ये स्टेबल हैं और इनमें से एनर्जी रिलीज नहीं होती। ट्रीटियम अनस्टेबल है, ये रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स है। When an radioactive isotope emits radiation, it is transformed into another chemical element. This process is called radioactive decay, and then this new element may be stable or may be radioactive, so that it also emits radiation. अच्छा, वो कहते हैं कि जब हमारे पास कोई एलिमेंट हमारे पास रेडिएशन रिलीज़ कर रहा होता है, उसमें से रेडिएशन निकल रही होती हैं, तो वो ट्रांसफॉर्म होता है एक नए एलिमेंट में, एक नए केमिकल एलिमेंट में। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेडियो एक्टिव डिके। ये एमसीक्यूज़ में डेफिनेशन आ सकती है या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकती है। रेडियो एक्टिव डिके की डेफिनेशन बताएं। अच्छा, इस प्रोसेस को हम रेडियो एक्टिव डिके कहते हैं। और जो हमारे पास जो न्यू एलिमेंट बनता है, ये जो केमिकल एलिमेंट हमारे पास बनाता है, ये स्टेबल हो सकता है या फिर इसमें से रेडियो एक्टिव रेडियो एक्टिव भी हो सकता है ये, तो इसलिए ये रेडिएशन रिलीज़ करता है। तो स्टूडेंट्स, होप सो आपको ये लेक्चर समझ आएगा। अच्छा, इसमें छोटी छोटी डेफिनेशन है, जैसे वो पूछ सकते हैं, एक तो आइसोटॉप्स की डेफिनेशन पूछ सकते हैं इस टॉपिक में से। अगर रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स की बात करूँ तो इसमें रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स की, ठीक है, ये डेफिनेशन आ जाएगी। दूसरी आ जाएगी, ये बात एमसीक्यूज़ में भी आ सकती है कि हाइड्रोजन के कौन सा आइसोटॉप रेडियो एक्टिव है या कौन से नहीं है। और रेडियो एक्टिव डिके की भी डेफिनेशन आ सकती है, या फिर केमिकल एलिमेंट्स के बारे में वो पूछ सकते हैं। और ये इनके आइसोटॉप्स बनाने का भी कहा जा सकता है। आप लोगों को और भी किसी एलिमेंट का पूछ सकते हैं, वो कि इसके आइसोटॉप्स बना कर दिखाएं। वैसे तो जो बुक में है उसी के अकॉर्डिंग वो देंगे, बाहर नहीं देंगे, लेकिन फिर भी एहतियात। और ये हमारे पास हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स के बारे में बात की है, कार्बन के, और फिर आइसोटॉप्स की डेफिनेशन भी आ सकती है। इसकी एग्जांपल आप लिखते हैं। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है, मैंने इसका भी थोड़ा सा पढ़ाया आइसोटॉप्स का, लेकिन ये पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन है। ये देखें, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये उसके बाद रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स आता है, एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स आता है, आगे भी है। अच्छा देखें,
ये है यूरेनियम हमारे पास, ये कन्वर्ट हो गया थोरियम में। इसका आइसोटोप्स तो नहीं है, दूसरा एलिमेंट है। अच्छा, इसमें एनर्जी रिलीज है, ठीक है। थोरियम इज अनस्टेबल एंड फर्दर डिसइंटीग्रेट्स टू गिव प्रोक्टेनियम। वो कहते हैं कि जो हमारे पास थोरियम है वो अनस्टेबल है और ये फर्दर हमें दे देता है प्रोक्टेनियम में। उसके बाद थोरियम आता है, ये प्रोक्टेनियम में चेंज हो गया, इसमें से भी एनर्जी रिलीज हुई। फिर आता है हमारे पास बिस्मुथ, ये थैलियम में मूव कर गया, कन्वर्ट हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया और इससे भी एनर्जी रिलीज हुई है। अच्छा, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, एवरी ईयर आवर बॉडी रिप्लेस अबाउट 98 ऑफ इट्स एटम। हमारी बॉडी पूरे साल में हर साल हमारी बॉडी 98% एटम्स को रिप्लेस करती है। तो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा आज एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, जिसमें हमने फंडामेंटल पार्टिकल्स के थोड़ी सी बात की। उसके बाद नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स पे और उस पे एटॉमिक नंबर पे बात की, मास नंबर पे बात की। उसके बाद इसका फार्मूला डिस्कस किया, आइसोटोप्स पढ़े और ये बात अभी मैंने आगे कर दी डिस्कस। सो होप सो आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई परेशानी हो सो यू विल फील टू आस्क एनी क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। और हमारे अब इस चैप्टर के 2 लेक्चर्स आएंगे इंशाल्लाह। चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और उसको भी जल्दी से ख़त्म करके हम न्यू चैप्टर पे मूव करेंगे। आपका सिलेबस इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी हमें ये जल्दी कवर करना है। तो गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम्स, कमिंग सून एग्ज़ाम्स। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स।